हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं चार्ट ऑफ द वीक की। संडे इवनिंग को हम चार्ट ऑफ द वीक लेकर आते हैं और यहाँ पर चार्ट ऑफ द वीक वाली वीडियो में हम सबसे पहले बिजनेस एनालाइज करते हैं, फिर फंडामेंटल्स एनालाइज करते हैं, मींस फाइनेंशियल्स एनालाइज करते हैं, देन टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। और इन तीनों चीजों को सोच समझकर हम एक ऐसी पोजीशन में पहुंचते हैं कि हमें उस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यहां पर मेरा पर्पस आपको सिखाना है कि हमें किस तरीके से बिजनेस के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखना चाहिए, फाइनेंशियल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न्स क्या कहता है। लेकिन ट्रेड आपने अपने हिसाब से लेना। तो आगे बढ़ते हैं। हम यहां पर आज बात करने वाले हैं आदित्य बिरला मनी लिमिटेड के बारे में। ये एक स्टॉक ब्रोकर है और जो इसकी पेरेंट कंपनी है वो आदित्य बिरला कैपिटल है। सो दिस इज ए स्ट्रॉन्ग ग्रुप, वेरी गुड ग्रुप। अगर हम यहां पर प्रोमोटर्स में जाते हैं, प्रोमोटर्स में जाकर हम यहां पर देखते हैं आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड इज द ओनर। दे हैव 73.70% इन दिस स्टॉक एंड FIIs यहां पर अभी आने शुरू हुए हैं, जस्ट 0.19%। DIIs की यहां पर शेयर होल्डिंग 0 है। और जहां तक पब्लिक की बात है, पब्लिक में 26.11% की हिस्सेदारी है। तो यहां पॉइंट एक ये आता है कि विवेक भाई FII और DIIs की इसमें हिस्सेदारी है क्यों नहीं? वो शायद इसलिए नहीं है बिकॉज दिस इज ए वेरी स्मॉल कंपनी। अगर हम टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें देन दिस इज ओनली 412 करोड़ रुपीस। बहुत ज्यादा बड़ी इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है। जनरली जितनी भी FIIs एंड DIIs होती हैं, इनका एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है कि एक लेवल से छोटी कंपनी में वो अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और जहां ग्रुप इतना अच्छा हो, आदित्य बिरला कैपिटल इज द ओनर, तो ये जो आदित्य बिरला ग्रुप की जो फाइनेंशियल आर्म है उसका एक पार्ट है। अब इसका जो मेन बिजनेस है वो स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस है। अगर हम इनकी कैपिटल मींस इनकी वेबसाइट पर एक बार जाकर देखें तो हमें यहाँ सारी डिटेल मिल जाती है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स में अगर हम बात करें तो इनके पास मोबाइल इन्वेस्टमेंट, AB ट्रेड, एक्सप्रेस ट्रेड, यहाँ सिंपल सी बातें लिखी हुई हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी इसी का पार्ट है। तो बेसिकली इनके पास एडवाइजरी है, रिसर्च स्क्रीनर वगैरह ये चीजें हैं। तो इनके पास एडवाइजरी है, इनके पास PMS है, ये स्टॉक ब्रोकर है, मार्जिन फैसिलिटी वगैरह पे काम करते हैं। और जहां तक इस बिजनेस की ग्रोथ की बात है तो बिजनेस में इमेंस ग्रोथ है यहाँ पर। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि इंडिया में अभी कितने डीमेट अकाउंट्स हैं। इंडिया में जो डीमेट अकाउंट्स हैं ये अक्टूबर 31, 2021 तक अपडेटेड शीट है, अपडेटेड डेटा है और ये बहुत पुराना डेटा नहीं है, 3 मंथ्स पुराना ही है। सो टोटल नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स आर 7.38 करोड़, यानी कि 738 lakhs। दिस फिगर इज इन लैक्स। तो यहाँ पर 7 करोड़ 38 lakhs टोटल डीमेट अकाउंट है। हाउएवर जो टोटल डीमेट अकाउंट के एक्टिव अकाउंट्स हैं वो कितने हैं, यहाँ पर एक फिगर लिखी हुई है कि इंडिया में टोटल नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स जितने भी हैं उसके 75% डीमेट अकाउंट्स आर इनएक्टिव, यानी कि सिर्फ 25% डीमेट अकाउंट्स ही एक्टिव हैं। तो यहां जब टोटल नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स आर 7.38 करोड़, तो अगर हम यहां पर इसको कैलकुलेट करें 738 lakhs मल्टीप्लाई बाय 25%, तो यहां पर जब इसको परसेंटेज निकाल के हम कैलकुलेट करते हैं एक्टिव अकाउंट्स कितने हैं, देन दिस इज 184 lakhs, यानी कि 1.84 करोड़, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 2% से भी कम यहां पर डीमेट अकाउंट्स हैं। अब जब ये डीमेट अकाउंट्स सिर्फ इतने कम हैं, मैंने इसको लेकर एक अलग से वीडियो भी बनाई थी 5paisa.com को लेकर, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहां पर जब 2 करोड़ डीमेट अकाउंट्स हैं तो एक जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं उनके एक से ज्यादा एक्टिव अकाउंट्स भी होते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर 2 अकाउंट्स होते हैं किसी एक्टिव ट्रेडर्स के, सो टोटल इंडिविजुअल्स के सिर्फ 1 करोड़ के ही डीमेट अकाउंट्स हैं। जबकि अमेरिका में जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है इक्विटी में, दैट इज मोर देन 65%। शेयर ऑफ अडल्ट्स इन्वेस्टिंग मनी इन स्टॉक मार्केट, दिस इज 65%। कम ज्यादा थोड़ा सा होता रहता है, बट जो लेटेस्ट फिगर है 2020 की, उस 2020 की फिगर्स के हिसाब से दिस इज 55%। अब इंडिया में ये 2% से भी कम है, अमेरिका में दिस इज 55% एंड दिस नंबर इज टू गो अप। उसका एक और बहुत बड़ा रीजन है कि यहां पर जितने भी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स हैं उनका टाइम और अच्छा क्यों नजर आता है। जैसे LIC का IPO है। अब LIC के ये बात कही जाती है कि उनकी 32 से ज्यादा करोड़ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। अब मैं ये मानता हूं कि एक ही बंदे की हो सकता है एक या एक से ज्यादा पॉलिसी हो, ऐसा भी होता है। तो यहां पर अगर 20 करोड़ भी इंडिविजुअल हुए, अगर 20 करोड़ इंडिविजुअल होते हैं तो 20 करोड़ डीमेट अकाउंट्स यहां पर ओपन हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट में एक बहुत बड़ी हाइप बनी हुई है कि LIC अपने इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स को 5% या 10% का डिस्काउंट देने वाली है। और जितने भी सरकारी बैंक्स हैं जैसे SBI डीमेट
डीमेट अकाउंट्स वगैरह हैं और ये एक पूरी हाइप बनी हुई है। तो वो यहाँ पर ऑफर भी कर रहे हैं, पिच भी कर रहे हैं, और जितना ज्यादा इस चीज को पिच किया जाता है फिर लोगों में उस चीज की जागरूकता आती है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब किसी भी इंडिविजुअल का एक डीमेट अकाउंट ओपन होगा, भले ही वो आईपीओ के लिए हो, उसके बाद में जब उसके अकाउंट में एक बार शेयर्स आ जाएंगे, उसमें फायदा हो या नुकसान हो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी ये फॉर्मेलिटी वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। यहां पर जो एक अकाउंट ओपनिंग की फॉर्मेलिटी होती है ना, जो कहीं ना कहीं एक रिजिलियंस आती है माइंड में कि कौन ओपन कराएगा, अकाउंट ओपन कराने में क्या क्या काम करना पड़ेगा। एक बार अकाउंट ओपन हो गया तो उसके बाद में अब वो एलआईसी के साथ में एचडीएफसी बैंक के भी शेयर्स ले सकते हैं, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के भी ले सकते हैं, टीसीएस के भी ले सकते हैं, वो स्मॉल कैप के भी ले सकते हैं, वो कुछ भी शेयर ले सकते हैं। और एक बार ये चीज शुरू हो जाए तो उसको फिर और ज्यादा इस स्टॉक मार्केट में सीखने का मन करता है और अकाउंट्स एक्टिव रहते हैं, ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। मैं ये कहता हूं कि अगर 5 करोड़ या 4 करोड़ अकाउंट्स खुले या 2 करोड़ खुले या 1 करोड़ भी अकाउंट खुले जस्ट बिकॉज ऑफ दीज अपकमिंग बिग साइज आईपीओज, तो उसका एक स्मॉल पार्ट हर स्टॉक ब्रोकर को मिलेगा, क्योंकि सभी स्टॉक ब्रोकर्स अपने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस की तरफ और ज्यादा काम करते हैं, उनको रेफरेंस भी देते हैं और अपनी एडवर्टीजमेंट भी चलाते हैं, उनका नेटवर्क भी होता है, उनकी फ्रेंचाइजी भी होती है। तो ये सारा मॉडल है, यहाँ पूरे स्टॉक ब्रोकर इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलता है इन सब चीजों से। तो यहां से एक अच्छा खासा बिजनेस नजर आता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स में दिस कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 412 करोड़, तो बहुत छोटी सी है। लेकिन जब हम छोटी कंपनीज की बात करते हैं, लेकिन अगर छोटी कंपनी का यहां पर जो प्रोमोटर ग्रुप है अगर वो रॉक सॉलिड है, तो वहां डर नहीं होता कि इस कंपनी का क्या होगा, क्योंकि उन कंपनीज को काम करना आता है, उन ग्रुप्स को काम करना आता है। तो यहां पर चांसेस यही होते हैं कि ये छोटी कंपनी अगर इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है इस बिजनेस का, तो यहां से ग्रो कर जाएगा। तो ये बात साफ साफ नजर आती है। स्टॉक पी इज नॉट वेरी हाई, दिस इज 18.6, और यहां पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग वी हैव सीन दिस इज 73.7%, आरओसी इज 12.8%। तो यहां पर ये सारी चीजें फेवर में है। नाउ वन पॉइंट इज दैट डेट टू इक्विटी रेशियो इज 8.31। विवेक भाई, इतना ज्यादा हाई डेट टू इक्विटी रेशियो क्यों है? उसका रीजन है, ये एक एनबीएफसी है। ये एनबीएफसी कैसे है? सर्विस प्रोवाइडर भी है, एनबीएफसी भी है। कैसे है? क्योंकि मार्जिन ट्रेडिंग पर जो फैसिलिटी होती है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज होती है एमटीएफ, इसमें स्टॉक ब्रोकर्स क्या करते हैं कि जो सपोज मेरा कोई अकाउंट है और मेरे अकाउंट में उसमें 1 लाख रुपीस हैं, तो मैं 1 लाख रुपीस के बदले 4 लाख रुपीस तक के शेयर्स ले सकता हूं। 3 लाख रुपीस विल बी फंडेड बाय द स्टॉक ब्रोकर, और स्टॉक ब्रोकर जो 3 लाख रुपीस फंड करेंगे उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो अब ये स्टॉक ब्रोकर ने अगर फंडिंग करनी है तो किसी पीछे से फंडिंग लेकर ही आगे करते हैं, क्योंकि एनबीएफसी और बैंकिंग का काम ही ये है, दूसरे से पैसा उधार लिया और आगे पैसा उधारी पर दिया। तो यहां पर डेट टू इक्विटी रेशियो का इतना ज्यादा हाई होना, दिस इज ओके, दिस इज नॉर्मल। यहां पर कोई ऐसी बात नहीं है कि इतने बड़े डेट टू इक्विटी रेशियो के साथ कैसे काम किया जाएगा। सभी एनबीएफसी कंपनीज में डेट टू इक्विटी रेशियो इतना हाई ही होता है। अब यहां बात करते हैं, नीचे आते हैं फाइनेंशियल्स की फर्दर। तो यहां अगर हम देखें क्वार्टरली रिजल्ट्स में, सो दिसंबर क्वार्टर का जो रेवेन्यू है दैट इज द हाईएस्ट एवर 60.27 करोड़। इससे पहले जो सितंबर क्वार्टर का था वो भी अपने टाइम का हाईएस्ट एवर था, एंड जून क्वार्टर का जो था वो भी अपने टाइम का हाईएस्ट एवर था। इससे पहले जो मार्च क्वार्टर का था वो भी अपने टाइम का हाईएस्ट एवर था। यानी कि लास्ट 4 क्वार्टर से एवरी टाइम जो रेवेन्यू आ रही है वो हाईएस्ट एवर है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू है। जब मार्च 2021 के रिजल्ट्स है तो रेवेन्यू सबसे ज्यादा थी, जून के आए तो वो उससे भी ज्यादा आई, सितंबर के उससे भी ज्यादा आई, एंड दिसंबर के उससे भी ज्यादा आई। कंसिस्टेंटली हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस है सेल्स के मामले में। अब सेल्स के साथ में जब हम नीचे आते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट के मामले में भी ऐसा ही है, यहां पर कंसिस्टेंटली हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स हैं। अगर हम देखें लेटेस्ट जो रिजल्ट्स आए हैं, नेट प्रॉफिट 6.46 करोड़, दैट इज हाईएस्ट एवर। इससे पहले जो थे वो भी हाईएस्ट एवर थे, और उससे पहले थे वो भी हाईएस्ट एवर थे। सो लास्ट 3 क्वार्टर से नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, लास्ट 4 क्वार्टर से यहां पर सेल्स हाईएस्ट एवर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक स्टॉक ब्रोकर होने के साथ में ये बैलेंस शीट में यहां पर नेट प्रॉफिटेबिलिटी में नीचे की जो अपनी बॉटम लाइन है जिसको नेट प्रॉफिट कहते हैं उसको मेंटेन करके चल रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आज सारा का सारा खर्च कर दो, प्रॉफिटेबिलिटी कल देखेंगे। ये आज की डेट में ही प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करके चल रहे हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट। अब बात करते हैं यहां पर
ईयरली रिजल्ट्स की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही, तो यहां ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं। जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स हैं, यानी कि पिछले 12 महीने हैं, 12 मंथ्स हैं, 4 क्वार्टर्स हैं, लेटेस्ट 4 क्वार्टर्स हैं, उसमें जो रेवेन्यू है दैट इज द हाईएस्ट एवर, और जो नेट प्रॉफिट है दैट इज आल्सो हाईएस्ट एवर, एंड देयर इज ए कंसिस्टेंट ग्रोथ। जब पिछली बार जो सिचुएशन खराब थी मार्केट की 2014 में 13 में, उससे पहले वैसे भी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी, लेकिन लास्ट 5 6 7 ईयर्स में ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं। 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 6 करोड़, देन 7, देन 10, देन 12, 16 एंड 22। कंसिस्टेंसी है पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड में। लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स आर हाईएस्ट एवर विद नेट प्रॉफिट एंड सेल्स के कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड यहां पर जो हिस्सेदारी है प्रमोटर्स की वो हाईएस्ट है, मींस 75% तो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है, सो 73.7% है। एंड छोटी सी एक कंपनी है लेकिन कंसिस्टेंट ग्रोथ है और बड़े ग्रुप की कंपनी है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में सारी चीजें अच्छी ही होंगी क्योंकि बाकी सारी चीजें यहां भी अच्छी हैं। यहां अगर हम लास्ट 3 इयर्स का अगर बैलेंस शीट का पार्ट देखें, 6 करोड़ 6 करोड़ 666, सो यहां पर कंसिस्टेंटली शेयर कैपिटल मेंटेन्ड है, एंड रिजर्व इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं, इसमें कोई दो राय यहां पर नजर नहीं आती। एंड दे हैव इंक्रीज देयर फिक्स्ड एसेट्स एज वेल, जिसकी वजह से यहां पर कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और ये इन्होंने बिल्डिंग में लगाए, यानी कि ऑफिस वगैरह बनाए होंगे जिससे लार्ज स्केल पर ये काम कर सकें। तो यहाँ इस चीज को भी हमें ध्यान से देख लेना चाहिए कि फिक्स्ड एसेट्स अगर इंक्रीज हुई है तो फिक्स्ड एसेट्स किस लिए इंक्रीज हुई है, तो यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। और हम जब नीचे आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, सो बिजनेस इज ग्रेट, फाइनेंशियल्स इज सुपर्ब। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस में दिस स्टॉक हैड मेड द हाईएस्ट level, it had attained the highest level in the ईयर ऑफ 17 एंड इन द मंथ ऑफ जून। तो यहां पर सॉरी जुलाई में इन्होंने जो हाईएस्ट एवर प्राइस रीच किया था दैट वाज 165, और अभी कहां ये प्राइस मेंटेन कर रहा है, द प्राइस मींस दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 73.15, अभी 73.15 पर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम यहां से लेकर हाईएस्ट एवर तक देखने लगे कि अगर ये सीधा सीधा हाईएस्ट एवर चला जाता है तो कितने परसेंट का पोटेंशियल गेन है, दिस इज 127%, यानी कि यहां से डबल से ज्यादा। अब बात आती है विवेक भाई यहां तक क्यों जा सकता है, यहां तक जाने के बड़े सिंपल से रीजन है, हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस है लास्ट 3 क्वार्टर से, हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस है ट्रेलिंग 12 मंथ्स की, और जो आईपीओ का एक यहां पर कंटिन्यू एक थोड़ा सा फ्लो बना हुआ है मार्केट में, सो न्यू अकाउंट्स ओपन होने एक स्वाभाविक सी बात है, वो जनरल सी बात है, और ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, और अमेरिका में 65% तक लोग इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया में दिस परसेंटेज इज लेस देन 2%। तो यहाँ डीमेट अकाउंट्स बहुत ज्यादा ओपन होने ही है, उसमें डाउट नजर नहीं आता। एक और पॉइंट है, तो ये तो पॉइंट हो गया कि अगर हाईएस्ट एवर चला जाए, हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस के बेस पर, ग्रोइंग बिजनेस के बेस पर, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के बेस पर, तो 127% का पोटेंशियल गेन है। लेकिन अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करने लगे तो यहां एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनता है, ये है हमारा कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। अभी हैंडल पूरा नहीं बना है, लेकिन हैंडल पूरा इसलिए बनेगा क्योंकि यहां परफॉर्मेंस अच्छी है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, एंड यहां से ग्रोथ कंपनी की अच्छी है, एक अच्छे ग्रुप के पास है, जो इसके ओनर्स हैं दैट इज ए वेरी गुड रेप्यूटेड ग्रुप। तो यहां पर अगर हम इसकी डेप्थ पिक करें और डेप्थ को हम यहां पर ऊपर लगाएं, इसको ट्रैक करने के लिए कितना लेवल आता है, सो दिस पोटेंशियल टारगेट प्राइस इज 158, हाईएस्ट एवर प्राइस इज 165। तो यहां बहुत बड़ा गैप नहीं है, करंट प्राइस से लेकर अगर हाईएस्ट एवर जाता है तो 127% का पोटेंशियल गेन है, और अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर देखते हैं तो 117% है, यानी कि 100% से ज्यादा दोनों केस में है। अब अगर इस टारगेट के अचीव होने में 2 इयर्स भी लगते हैं तो भी हमारा जो ट्रेडिंग का खुद का टारगेट है 40% CAGR, वो हमारी अचीव हो जाती है। अब वो अचीव होती है तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो बड़ा सिंपल ये इतना इजी सा बिजनेस है, सबको समझ में आता है कि क्यों यहां से ग्रो करेगा इंडिया और क्यों पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। उसके साथ में फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, और यहां पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी अच्छा है। और जब सब कुछ सुपर्ब है देन हम अपनी समझ से ट्रेड ले सकते हैं। यहां पर मैं ऑलरेडी ट्रेड ले चुका हूं, आपको बता देता हूं, मैंने ट्वीट भी किया था इस चीज को लेकर। ट्विटर पे मैं जनरली चीजें अपडेट कर देता हूं कि मैंने क्या खरीदा है और क्या नहीं खरीदा है।
तो मैंने यहाँ पर अपडेट किया था February 4th को। आई हैव इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन आदित्य बिरला मनी एट 69.53। अभी उसके बाद में थोड़ा सा प्राइस बढ़ा, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ा, अभी 73 चल रहा है, तो 4% के आसपास का वहां से अभी अब आया है वहां से प्राइस। लेकिन जो पोटेंशियल गेन नजर आता है दैट इज मोर देन 100%। तो यहाँ देखते रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है, डिटेल में समझना है। जो जो बातें मैंने पूरी बीच में बताई है, वीडियो को दोबारा से देखो, नोट्स बनाओ, समझो, और समझने के बाद में इसको बंद करके रखना नहीं है, इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, उनको भी समझाना है। क्योंकि जब हमारा पूरा फ्रेंड सर्कल रिच बनेगा ना, तभी जीने में ज्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पर खुद भी सीखना है और सिखाना भी है, दोनों काम करने हैं यहाँ पर। यहाँ लर्न भी करना है और टीच भी करना है। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे करो यार।